एक विशालकाय योद्धा अपने घोड़े पर सवार होकर मुगल सेना को चीरता हुआ एकदम आगे बढ़ता है। उसके ठीक सामने मुगल सेनापति सुल्तान खान खड़ा है। अच्छा। वो योद्धा पूरी ताकत के साथ अपना भारी भाला फेंकता है और वो भाला सीधे सुल्तान खान की मोटी लोहे की जिरहब बख्तर यानी आर्मर को चीरता हुआ उसके शरीर के आर पार निकल जाता है। बाप रे। और रुकिए, वार इतना खूंखार है कि भाला वहीं नहीं रुकता। वो नीचे सुल्तान खान के घोड़े के शरीर को भी पूरी तरह से बेध देता है। एक ही झटके में सेनापति और उसका घोड़ा दोनों एक साथ जमीन पर गिर जाते हैं। यह सुनकर तो किसी को भी लगेगा कि ये कोई अतिशयोक्ति है या किसी बॉलीवुड फिल्म का कोई एक्शन सीन है। बिल्कुल लगेगा। लेकिन मैं बता दूं कि जब हम ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालते हैं तो मुगल और राजपूत दोनों ही पक्षों के अभिलेखागार इस अचूक और विनाशकारी प्रहार की पूरी तरह से पुष्टि करते हैं। उस वार में जो गतिज ऊर्जा यानी जो मोमेंटम रहा होगा वो आज भी सैन्य इतिहासकारों को हैरान कर देता है। सच में ये अकल्पनीय है। और सुनने वालों के लिए बता दूं कि ये प्रहार करने वाले योद्धा कोई और नहीं बल्कि मेवाड़ के 14वें शासक महाराणा अमर सिंह प्रथम थे। जी हाँ, अक्सर जब हम मेवाड़ के इतिहास की बात करते हैं तो अमर सिंह को हमेशा उनके महान पिता महाराणा प्रताप की एक बहुत ही विशाल और गौरवशाली छाया के नीचे ही देखा जाता है। ये तो है, इतिहास में अक्सर ऐसा होता है। लेकिन आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मिशन कुछ और है। आज हम विकिपीडिया के लेखों, इटर्नल मेवाड़ के अभिलेखागारों और राजपूत अकेडमी के ऐतिहासिक शोधों की गहराई में जाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हम इन दस्तावेजों के आधार पर मुगलों और राजपूतों के बीच के इस राजनीतिक और सैन्य संघर्ष का एकदम निष्पक्ष और तटस्थ विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि सिर्फ मूल ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखना है। एकदम सही बात है। तो जब हम इन स्रोतों को खंगालते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर उभरती है। एक ऐसा शासक जिसने मुगलों के खिलाफ 17 भयानक युद्ध लड़े, जो युद्ध के मैदान में तभी नहीं झुका, लेकिन अंततः उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने मेवाड़ का पूरा इतिहास ही पलट कर रख दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो शासक जिसने दुश्मन को उसके घोड़े समेत चीर दिया था, उसने अपने जीवन के आखिरी साल एक अंधेरे कमरे में खुद को कैद करके क्यों बिताए। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर। इस मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक उलझन को समझने के लिए ना हमें उस समय की जमीन पर उतरना होगा। बात है 1597 की। जी, जब महाराणा प्रताप का निधन हुआ था, मुकुट पहन लिया और सिंहासन पर बैठ गया। हाँ, लेकिन असलियत इससे कोसों दूर थी। अमर सिंह को विरासत में कोई सुरक्षित सजा सजाया महल या सोने से भरा हुआ शाही खजाना नहीं मिला था। तो फिर क्या मिला था उन्हें? उन्हें मिला था अरावली के जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा एक ऐसा राज्य जो पूरी तरह से युद्धग्रस्त था। एक सुलगता हुआ अंगारा कह सकते हैं आप इसे। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी को एक ऐसी कंपनी का सीईओ बना दिया जाए जो पिछले कई दशकों से लगातार दिवालिया होने की कगार पर है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। और विरोधी कंपनियां बहुत विशाल हैं और रोज हॉस्टाइल टेकओवर की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में जो नया सीईओ है वो किसी वातानुकूलित बोर्डरूम में बैठकर आराम से नीतियां तो नहीं बना सकता। बिल्कुल नहीं बना सकता। उसे तो रोज जमीन पर उतरना होगा। जी, और अपने कर्मचारियों के साथ कीचड़ और खून के बीच लड़ना होगा। अमर सिंह की कहानी भी तो यही थी। 1559 में चित्तौड़ के किले में जन्मे अमर सिंह का बचपन किसी आम राजकुमार जैसा था ही नहीं। एकदम सही। महज 8 साल की उम्र से ही वो जंगलों में अपने पिता के साथ एक खानाबदोश की तरह गुरिल्ला युद्ध का हिस्सा बन गए थे। 8 साल की उम्र में? आज के समय में तो बच्चे इस उम्र में स्कूल जाना शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इसी खानाबदोश जीवन ने ना उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम फौलाद बना दिया था। हमारे पास जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो बताते हैं कि शारीरिक बनावट में वो पूरे सिसोदिया राजवंश के सबसे लंबे और मजबूत शासक थे। क्या बात है। जी, और उनकी इसी बेतहाशा ताकत और युद्ध कौशल के कारण ही उन्हें चक्रवीर की उपाधि दी गई थी। चक्रवीर, ये नाम ही कितना प्रभावशाली लगता है ना? लेकिन यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये कि अमर सिंह की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ अपनी व्यक्तिगत ताकत साबित करना नहीं था, उन्हें एक पूरी बिखरी हुई सेना को एकजुट भी करना था। हाँ, क्योंकि बिना सेना के राजा तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और उस सेना का मनोबल कैसा था, इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण हमें ओंधाला के ऐतिहासिक युद्ध में मिलता है। अरे, ओंधाला का युद्ध,
ये तो मतलब इतिहास की सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं में से एक है। सच में बहुत ही भयंकर घटना थी वो। मुगलों के खिलाफ ये लड़ाई तो थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा ये मेवाड़ के भीतर ही सम्मान की एक खौफनाक और जुनूनी होड़ थी। जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि मेवाड़ के दो प्रमुख सरदार गुट थे, चुंडावत और शक्तावत। जी हाँ, चुंडावत और शक्तावत। और इन दोनों के बीच इस बात पर ठन गई कि युद्ध में हरावल में कौन रहेगा। यहाँ सुनने वालों के लिए हरावल का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। हरावल असल में सेना की सबसे अग्रिम पंक्ति यानी वैनगार्ड होती है। मतलब जो सबसे आगे खड़े होते हैं। बिल्कुल। जो हरावल में होता है वो सबसे पहले दुश्मन से टकराता है और सबसे पहले मौत के मुंह में जाता है। बाप रे, सोचिए, मौत के मुंह में सबसे पहले जाने के लिए लड़ाई हो रही है। कोई भी आम इंसान तो पीछे छिपना चाहेगा। यही तो राजपूती खून की खासियत थी। दोनों गुटों के वीरों ने इस सम्मान के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। किले के दरवाजे पर लगे नुकीले भालों पर सीना तान कर खड़े हो जाना ताकि हाथी उन्हें तोड़ सके। यहाँ तक कि अपने ही सिर को काटकर किले की दीवार के पार फेंक देना। सच में? अपना सिर खुद काटकर? जी हाँ, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उनका गुट किले के अंदर पहले पहुंचा है। ये तो मतलब पागलपन और बहादुरी की सारी हदें पार करने वाली बात है। उस भयंकर मारकाट में मुगल सेनापति कायम खान मारा गया और मुगलों की चौकियां पूरी तरह नष्ट कर दी गई। एकदम सही। लेकिन यहां मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। ऐसी सेना जो मरने के लिए इस कदर उतावली हो, उसे इतने सालों तक बिना किसी ठोस राज्य व्यवस्था या खजाने के संभाला कैसे गया होगा? क्योंकि मेरा मानना है कि सिर्फ जोश से तो दशकों लंबे युद्ध नहीं लड़े जा सकते ना। बहुत ही शानदार और सटीक बिंदु उठाया है आपने। और यही बात अक्सर ऐतिहासिक बहसों में अनदेखी कर दी जाती है। अमर सिंह की असली महानता केवल उनकी तलवारबाजी या भाला फेंकने में नहीं थी। तो फिर किसमें थे? उन्होंने केवल अपने पिता की युद्ध नीति की अंधी नकल नहीं की थी। उन्होंने संसाधनों के प्रबंधन यानी रिसोर्स मैनेजमेंट पर बहुत बारीकी से काम किया। उन्होंने मेवाड़ के संस्थागत ढांचे और जागीर व्यवस्था को फिर से संगठित किया। अच्छा, प्रशासन को सुधारा? जी, और इसके अलावा उन्होंने कुछ बेहद कड़े नियम लागू किए जिन्हें हम ऐतिहासिक संदर्भ में समचूरी लॉज कहते हैं। समचूरी लॉज ये असल में जमीन पर कैसे काम करते थे? मतलब आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब था? आसान भाषा में बताऊं तो ये समाज के रहन सहन, दिखावे और खर्च पर सीधा नियंत्रण था। मतलब कोई फालतू खर्च नहीं? बिल्कुल। देखिए, जब आप एक लंबा युद्ध लड़ रहे होते हैं तो राज्य के पास फिजूल खर्ची के लिए कुछ नहीं होता। अमर सिंह ने कड़े नियम बनाए कि कोई भी जागीरदार शादियों में या त्योहारों पर बहुत ज्यादा धन खर्च नहीं करेगा। ओहो, मतलब एक तरह से ऑस्टेरिटी मेजर्स। हाँ, जो भी पैसा बचेगा वो सीधा मेवाड़ की सैन्य ताकत बढ़ाने, हथियार खरीदने और सैनिकों के राशन में जाएगा। ये एक तरह का वॉर टाइम इकोनॉमी मॉडल था। क्या बात है। और जब एक राजा खुद साधारण जीवन जीता है और पूरी व्यवस्था को युद्ध जीतने के लिए झोंक देता है तो जनता और सेना का विश्वास अपने आप उस पर और मजबूत हो जाता है। ये तो है लीडिंग बाय एग्जाम्पल जैसे कहते हैं। लेकिन इतने बेहतरीन प्रबंधन और उनथाला जैसी बड़ी जीत के बावजूद मेवाड़ के सिर पर मंडराता खतरा तो टला नहीं था ना? बिल्कुल नहीं टला था। क्योंकि मेवाड़ का मुकाबला किसी छोटे मोटे राज्य से नहीं था। उनका सीधा मुकाबला मुगल साम्राज्य से था, जिसके पास उस समय दुनिया के सबसे बड़े खजानों और हथियारों का भंडार था। एकदम सही बात है। और अकबर के बाद मुगल तख्त पर जब जहांगीर बैठा तो ऐसा लगता है कि जहांगीर के लिए मेवाड़ को झुकाना कोई आम बात नहीं रह गई थी। जो काम उसके पिता नहीं कर पाए थे वो उसके लिए एक राजनीतिक लक्ष्य से ज्यादा एक गहरा व्यक्तिगत जुनून बन गया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहांगीर मेवाड़ को किसी भी कीमत पर कुचलना चाहता था। 1605 से मुगलों के निरंतर और अंतहीन आक्रमणों की एक ऐसी बाढ़ आई जिसने मेवाड़ को फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। लहर दर लहर हमले हो रहे थे। जी, 1605-6 में जहांगीर ने अपने बेटे परवेज को एक विशाल सेना के साथ भेजा। खमनोर और दिवेर के पास भयंकर युद्ध हुआ। अच्छा। और मजे की बात यह है कि यही वो युद्ध था जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था, जहां अमर सिंह ने सुल्तान खान को अपने भाले से घोड़े समेत बेंध दिया था। अरे वाह, तो वो आइकॉनिक घटना इसी समय हुई थी। लेकिन मुगल सेना तो चींटियों की तरह थी, एक को मारो 1000 और आ जाते थे। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार 1608 में महाबत खान को भेजा गया। राजपूतों के गुरिल्ला हमलों से घबराकर उसे पीछे हटना पड़ा। फिर 1609 में अब्दुल्ला खान ने एक अलग और बेहद आक्रामक रणनीति के साथ हमला किया। हाँ, अब्दुल्ला खान का हमला बहुत क्रूर था। उसने सीधे मेवाड़ की राजधानी चावंड पर धावा बोल दिया।
और वो हमला मेवाड़ के लिए बेहद विनाशकारी साबित हुआ। लगभग 2 से 3 हजार राजपूत सैनिक उस एक हमले में वीर गति को प्राप्त हुए। बाप रे, इतना बड़ा नुकसान। जी, अमर सिंह को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। उनका सबसे मशहूर और प्रिय हाथी, जिसका नाम आलम गुमान था, वो भी मुगलों के हाथ लग गया। ये तो बहुत बड़ा मोरल ब्लो रहा होगा। बिल्कुल, उस हाथी को एक ट्रॉफी की तरह जहांगीर के सामने पेश किया गया था। मजबूर होकर अमर सिंह को अपनी राजधानी चावन छोड़नी पड़ी और 56 के दुर्गम पहाड़ियों में जाकर शरण लेनी पड़ी। अब रुकिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ हमारे पास अमर सिंह हैं, जो इतने शक्तिशाली हैं कि एक झटके में दुश्मन के सेनापति और घोड़े को ढेर कर सकते हैं। हाँ। दूसरी तरफ उनकी सेना है जो किले में घुसने के लिए अपने ही सिर काट कर फेंक रही है। बिल्कुल। तो जब आपके पास ऐसी खूंखार और अजय सेना है, तो आप पहाड़ियों में क्यों भाग रहे हैं? मतलब खुले मैदान में अपनी पूरी ताकत के साथ एक अंतिम और निर्णायक युद्ध क्यों नहीं लड़ते? बाहर से देखने पर तो कोई भी यही सोचेगा कि ये रणनीति कम और मैदान छोड़कर भागना ज्यादा है। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और कई लोग यही सोचते हैं, लेकिन इसे समझने के लिए हमें भावनाओं से हटकर सामरिक यथार्थ यानी स्ट्रेटेजिक रियलिटी को देखना होगा। अच्छा, यह शक्ति या शौर्य का परीक्षण नहीं था। ये कोई पहलवानी का दंगल नहीं था। यह लॉजिस्टिक्स और एट्रिशन का युद्ध था। एट्रिशन यानी सामने वाले को धीरे धीरे थकाकर और निचोड़कर मारना। एकदम सही समझे आप। देखिए, जब आपके पास 10,000 सैनिक हो और दुश्मन के पास तोपखाने और लाखों की तादाद में फौज हो, तो खुले मैदान में आमने सामने की जंग लड़ना बहादुरी नहीं है। तो क्या है? वो सीधे सीधे आत्महत्या है। पहाड़ियों में छिपना कायरता नहीं थी, वो भूगोल का यानी अपनी ज्योग्राफी का एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना था। समझ रहा हूँ। अरावली के संकरी घाटियों में मुगलों का भारी भरकम तोपखाना किसी काम का नहीं रहता था। उनकी विशाल सेना को रसद और खाना पहुंचाना लगभग नामुमकिन हो जाता था। हाँ, क्योंकि रास्ते ही इतने खराब थे। जी, और राजपूत क्या करते थे? वो अचानक जंगलों से निकलते, मुगलों की सप्लाई लाइन काटते, उनकी रसद लूटते और वापस जंगलों में गायब हो जाते। अरे वाह, ये तो टिपिकल गुरिल्ला वॉरफेयर है। बिल्कुल। इस रणनीति का मकसद दुश्मन को एक दिन में हराना नहीं था, बल्कि उन्हें इतना थका देना था, इतना परेशान कर देना था कि वे खुद ही हार मानकर वापस लौट जाएं। यानी वो दुश्मन की भारी भरकम ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना रहे थे। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अरावली की पहाड़ियां आपको छुपा तो सकती हैं, पर हमेशा के लिए आपका पेट नहीं भर सकती। ये एक कड़वा सच है। कोई भी राज्य दशकों तक युद्ध की इस भट्टी में नहीं जल सकता। और जो स्रोत बताते हैं, यही स्थिति मेवाड़ का ब्रेकिंग पॉइंट यानी टूटने का बिंदु बनी, जो अंततः हमें 1615 की उस ऐतिहासिक संधि तक ले गई। जी हाँ, 1613 में आते आते जहांगीर का सारा धैर्य जवाब दे गया। मैं स्वयं अपनी बहुत भारी भरकम शाही सेना के साथ अजमेर आ पहुंचा और वहां से उसने अपने बेटे खुर्रम को, जिसे आज दुनिया शाहजहां के नाम से जानती है, उसे मेवाड़ को पूरी तरह से राख में मिलाने का आदेश देके भेजा। और खुर्रम की रणनीति तो पिछली सभी रणनीतियों से कहीं ज्यादा क्रूर और अमानवीय थी। बहुत ज्यादा। उसने राजपूतों के गुरिल्ला लड़ाकों को ढूंढने के बजाय उस पूरी की पूरी सभ्यता को ही खत्म करने का फैसला कर लिया जो उन लड़ाकों को पाल रही थी। जी। खुर्रम ने एक स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई। खेती की जमीनें और खड़ी फसलें जला दी गईं। बाप रे। गांव के गांव उजाड़ दिए गए, मंदिरों को खंडार में बदल दिया गया, और सबसे भयानक बात, जो आम जनता जंगलों में छिप रही थी ना, उसे सीधा निशाना बनाया गया। मेवाड़ में भयानक अकाल और भुखमरी फैल गई। यही वो मोड़ था जहां युद्ध के मैदान की रणनीति एक शासक के मनोवैज्ञानिक और नैतिक द्वंद्व में बदल जाती है। बिल्कुल। जरा सोचिए, जब आपके लड़ाके नहीं बल्कि आम औरतें, छोटे छोटे बच्चे और किसान भूख से तड़पकर मरने लगे, तो एक राजा क्या करे? बहुत ही असमंजस वाली स्थिति रही होगी। चारों तरफ से घिरने के बाद मेवाड़ के सरदारों ने अमर सिंह पर शांति समझौता करने का भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अमर सिंह की अपनी दादी जयवंता बाई, जो हमेशा से मेवाड़ की स्वतंत्रता की बहुत प्रबल समर्थक रही थीं, उन्होंने भी इस भारी तबाही को देखकर संधि कर लेने की सलाह दे दी। जरा उस राजा के दिमाग के अंदर झांक कर देखने की कोशिश कीजिए, जिस इंसान ने अपने जन्म से लेकर 56 साल की उम्र तक सिर्फ और सिर्फ मुगलों को मेवाड़ से खदेड़ने के लिए अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी। हाँ। आज उसी के अपने लोग
उसके दरबारी, उसकी दादी, सब उसे कह रहे हैं कि हथियार डाल दो। ये एक असहनीय मानसिक स्थिति रही होगी। बिल्कुल, एक योद्धा के लिए ये मौत से भी बदतर है। लेकिन जब हम दबाव में की गई इस 1615 की संधि की शर्तों को पढ़ते हैं तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। ये कोई साधारण आत्मसमर्पण नहीं था। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था कि उन्होंने बस घुटने टेक दिए। शर्तें बहुत सोच समझकर और मेवाड़ के सम्मान को जितना हो सके उतना बनाए रखने के लिए तय की गई थी। अच्छा। जी, मुगलों को भी ये भली भांति समझ आ गया था कि इस कठिन भौगोलिक परिस्थिति में मेवाड़ को पूरी तरह से निगलना और वहां शांति से राज करना उनके लिए भी असंभव है। वो भी तो परेशान हो चुके थे इतने सालों से। बिल्कुल, वो भी इस दशकों लंबे युद्ध से पूरी तरह थक चुके थे और उन्हें बस किसी भी तरह एक कूटनीतिक जीत चाहिए थी अपना चेहरा बचाने के लिए। तो चलिए सुनने वालों के लिए उन शर्तों को थोड़ा डिकोड करते हैं। पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त ये थी कि महाराणा अमर सिंह स्वयं कभी भी मुगल दरबार में हाजिरी नहीं देंगे। ये तो बहुत बड़ी बात थी। जी, उनके स्थान पर उनका बेटा कुंवर करण सिंह मुगल दरबार में जाएगा। और दूसरी शर्त ये थी कि मेवाड़ और मुगलों के बीच कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होगा। मैं बता दूं कि ये सच में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस दौर में लगभग सभी बड़े राजपूत राज्यों ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बना लिए थे। एकदम सही। और तीसरी शर्त ये थी कि मेवाड़ मुगल सेवा में 1500 घुड़सवारों की एक सैन्य टुकड़ी हमेशा रखेगा। ठीक है, एक मिलिट्री ऑब्लिगेशन। हाँ, और चौथी शर्त बहुत ही दिलचस्प है। चित्तौड़ का ऐतिहासिक किला जो मेवाड़ की आत्मा माना जाता था, वो उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा। अरे वाह, किला वापस मिल गया। किला तो मिल गया, लेकिन एक बहुत ही सख्त चेतावनी के साथ। शर्त ये थी कि उस किले की मरम्मत या किलेबंदी कभी नहीं की जाएगी। ये तो बहुत ही अजीब शर्त है। और पांचवी शर्त ये थी कि करण सिंह को 5000 का मुगल मनसब दिया जाएगा। जी, अब थोड़ा यहां रुकते हैं। ये जो 5000 का मनसब है, ये क्या होता है और इसका असल मतलब क्या था? देखिए, मुगल प्रशासन में मनसब एक प्रकार की रैंक या पदवी होती थी, जैसे आज के समय में आर्मी रैंक्स होती हैं। बिल्कुल वैसे ही। ये तय करती थी कि मुगल दरबार और सेना में आपका क्या रुतबा है और आपको कितना वेतन मिलेगा। और 5000 का मनसब कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये बहुत ही उच्च और प्रतिष्ठित रैंक था। इसका सीधा मतलब ये था कि मेवाड़ का होने वाला राजा अब आधिकारिक तौर पर मुगल सेना का एक शीर्ष जनरल बन गया था। ओहो। ये केवल एक उपाधि नहीं थी, बल्कि ये मेवाड़ के भविष्य को मुगल साम्राज्य के सैन्य ढांचे के भीतर गहराई से समाहित करने की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल थी। क्या बात है। और जहांगीर के लिए संधि कितनी बड़ी उपलब्धि थी, इसका अंदाजा कोई भी इसी बात से लगा सकता है कि उसने इस फरमान पर अपनी हथेली की छाप यानी अपने पंजे का निशान लगाकर इसे स्वीकार किया था। जी हाँ, पंजे का निशान। ये मुगल दरबार में सम्मान और पक्के वादे का एक अत्यंत दुर्लभ प्रतीक माना जाता था। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ दस्तावेजों से थोड़ा असहमत हूँ। क्यों, क्या हुआ? 48 साल का खून खराबा, उनके पूर्वजों ने जिस स्वतंत्रता के लिए घास की रोटियां तक खाईं, पीढ़ियां खपा दी, हाँ। और उसके बाद आप अपने बेटे को मुगल दरबार में 5000 के मनसबदार के रूप में भेज रहे हैं और अपने ही सबसे पवित्र किले की दीवारें ना बनाने का वचन दे रहे हैं। तो क्या वास्तव में इसे हम कूटनीतिक जीत कह सकते हैं, या यह सिर्फ और सिर्फ अपनी हार को सम्मानजनक शब्दों में लपेटने की कोशिश थी? ये एक बहुत ही जटिल प्रश्न है, और सच कहूं तो इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप नेतृत्व यानी लीडरशिप को कैसे परिभाषित करते हैं। वो कैसे? आप ही सोचिए, एक शासक का प्राथमिक धर्म क्या होता है? अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञाओं, अपने पूर्वजों की कस्मों और अपने अहंकार की वेदी पर अपनी पूरी प्रजा की बलि चढ़ा देना? नहीं। या फिर अपने राज्य के अस्तित्व को पूरी तरह से मिटने से बचाना? सही बात है। अगर अमर सिंह लड़ना जारी रखते तो खुर्रम की सेना मेवाड़ की पूरी आबादी को ही खत्म कर देती। अमर सिंह ने अपनी प्रजा के जीवन और उनके भविष्य को अपने व्यक्तिगत अभिमान से ऊपर रखा। मतलब उन्होंने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया। बिल्कुल। इसे हार नहीं, बल्कि एक राजा द्वारा अपनी प्रजा के लिए दिया गया सर्वोच्च बलिदान कहा जाना चाहिए। ये सचमुच झकझोर देने वाला नजरिया है। जब हम इस तरह से सोचते हैं तो लगता है कि युद्ध के मैदान में भाला फेंक कर जान देना शायद बहुत आसान है ना? लेकिन अपने उसूलों और अपनी आत्मा को मारकर एक ऐसे समझौते के दस्तावेज पर मोहर लगाना कहीं ज्यादा मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल। और इस मनोवैज्ञानिक बोझ की कितनी भारी कीमत अमर सिंह को चुकानी पड़ी, ये उनके जीवन के अंतिम वर्षों की त्रासदी से साफ झलकता है। इस संधि ने मेवाड़ की धरती पर तो शांति और खुशहाली ला दी, लेकिन वो राजा अंदर ही अंदर पूरी तरह टूटकर बिखर गया।
जी, संधि के बाद की घटनाएं उनके लिए किसी भयानक दुष्स्वप्न से कम नहीं थी। मुगलों दरबार की कूटनीति देखिए। जहांगीर ने आगरा के किले में ठीक उस झरोखे के नीचे जहां से वो जनता को दर्शन देता था, वहां अमर सिंह और करण सिंह की आदमकद मूर्तियां बनवाकर लगवा दी। हे भगवान! जहांगीर की नजर में ये शायद एक सम्मान रहा होगा या अपनी सत्ता का दिखावा, लेकिन जब ये खबर अमर सिंह तक पहुंची तो उनके लिए ये एक जीता जागता असहनीय अपमान था। बिल्कुल, अधीनता का ये प्रतीक अमर सिंह को इस कदर चुभा कि वे गहरी आत्मग्लानि और अवसाद यानी डिप्रेशन में डूब गए। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। वो विशाल शरीर वाला अजय योद्धा, हाँ, जो अरावली की खुली वादियों और जंगलों का शेर था, जिसके नाम से ही मुगल सेनापति कांपते थे, उसने खुद को अपने ही महल के एक छोटे से निजी कक्ष में पूरी तरह कैद कर लिया। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने राजकाज, प्रशासन, लोगों से मिलना जुलना सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ? जी, सारी जिम्मेदारियां अपने बेटे करण सिंह द्वितीय के कंधों पर डाल दी। इतिहास का ये अध्याय अक्सर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। बाहर मेवाड़ में शांति लौट रही थी, खेती फिर से लहलहाने लगी थी, व्यापार शुरू हो गया था। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर ये शांति खरीदी थी, वो उसी महल के एक अंधेरे कोने में अपने स्वाभिमान के घुटने टेकने की सजा अकेले भुगत रहा था। बाप रे! पूरे 5 साल। पूरे 5 साल तक वो उस कमरे से बाहर नहीं निकले। और अंततः 26 जनवरी 1620 को उसी एकांत और अवसाद में उनका निधन हो गया। बहुत ही दुखद अंत। वे उदयपुर में मरने वाले पहले महाराणा बने और उनकी पहली छतरी आहड़ की महासत्यों में बनाई गई। ये कहानी हमें बहुत गहराई से ये महसूस कराती है कि इतिहास अक्सर तलवारें भांजने वालों और जंग जीतने वालों को तो अपना नायक मान लेता है। बिल्कुल। लेकिन जो शांति स्थापित करने के लिए अपने सम्मान और अपनी आत्मा का मौन बलिदान देते हैं, उनका दर्द किन्हीं पुराने पन्नों में दबकर ही रह जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। महाराणा अमर सिंह प्रथम का पूरा जीवन हमें यही सिखाता है कि असली बहादुरी सिर्फ दुश्मन की छाती को भाले से चीर देने में नहीं है। तो किसमें है? असली बहादुरी अपने आने वाली पीढ़ियों के सुनहरे भविष्य के लिए, अपनी प्रजा की सांसों को बचाए रखने के लिए, अपनी जिद और अपने जीवन भर के उसूलों का जहर पी जाने में भी है। बहुत खूब कहा आपने। और यही बात हमारी आज की इस चर्चा को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। इतिहास सिर्फ तारीखों और संधियों का कोई सूखा हिसाब किताब नहीं है। ये मानवीय भावनाओं का एक धड़कता हुआ दस्तावेज है। एकदम सच। और हर बार की तरह हम अपनी चर्चा को बस यहीं खत्म नहीं करेंगे। इन ऐतिहासिक दस्तावेजों के बीच एक ऐसा बिंदु है जो शायद सबसे गहरा और सबसे परेशान करने वाला है। अच्छा, ऐसा कौन सा बिंदु है? 1615 की संधि की वो एक अजीब सी शर्त कि चित्तौड़ के किले की मरम्मत कभी नहीं की जाएगी। हाँ, वो वाली शर्त। अगर हम इसे सिर्फ सताई से पढ़ें तो ये एक साधारण सैनिक प्रतिबंध लगता है। मुगलों ने सोचा होगा कि मेवाड़ फिर से कोई मजबूत सैन्य अड्डा ना बना ले। लेकिन अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो ये एक बेहद खौफनाक और सोची समझी चाल थी। मनोवैज्ञानिक चाल? वो कैसे? सोचकर देखिए, चित्तौड़ का वो खंडर हो चुका टूटा हुआ किला मेवाड़ के लोगों के लिए वो महज ईंट और चूने की दीवारें तो नहीं थीं। वो उनका सदियों का गौरव था, उनकी पहचान था। बिल्कुल, चित्तौड़ तो उनकी आत्मा था। मुगलों ने उस किले को वापस तो दे दिया, लेकिन उसे हमेशा टूटे हुए ही रहने का फरमान सुनाया। जब भी कोई मेवाड़ी हर सुबह उठकर उस टूटे हुए किले को देखता होगा तो वो उसे अपने गौरव की नहीं बल्कि अपनी हार की, अपनी लाचारी की और मुगलों की अधीनता की याद दिलाता होगा। बाप रे, ये नजरिया तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भौतिक चीजें, ये जो खंडर और इमारतें हैं, किसी राष्ट्र के आत्मसम्मान को हथियारों और फौजों से भी ज्यादा गहरे स्तर पर नियंत्रित कर सकती हैं? क्या युद्ध के मैदान में जंग खत्म हो जाने के बाद भी एक टूटी हुई दीवार पीढ़ियों के मस्तिष्कों पर एक खामोश और क्रूर शासन कर सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये सच में बहुत गहरा सवाल है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। अगली बार किसी और दिलचस्प और अनकही कहानी के साथ मिलेंगे। जुड़े रहिए